ये और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन प्रोसेस, मतलब ऐसा पढ़ लिया कि करिकुलम क्या है, करिकुलम में क्या कंपोनेंट्स है, करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया। व्हाट इज़ द करिकुलम एंड व्हाट इज़ द सिलेबस, ये भी पढ़ लिया। एंड बेसिक डिफरेंसेस भी देख लिए कि दोनों के अंदर अंतर क्या है, पढ़ लिया है। एंड अप्रोचेस भी पढ़ लिए, ठीक है। बट और कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच भी आता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। और टाइप्स ऑफ करिकुलम में और भी 2 ऐड होगा, वो भी बताया जाएगा। सो करिकुलम डिज़ाइन प्रोसेस, कैसा बनेगा डिज़ाइन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक म्यूजिशियन है, वो गाना बनाने से पहले उसको कंपोज करेगा, उसको राइटिंग करेगा, और लिखने के बाद वो सही गलत कहाँ हो रहा है सुर का, वो देखता है। एंड आफ्टर दैट वो उसको आगे लेके जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन, ओके। कोई भी खाना बनाने से पहले जो आप प्रिपरेशन लेते हो, किस तरह का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, उसे डिज़ाइन कहते हैं। सो यहाँ पे करिकुलम का डिज़ाइन बनाएंगे, पाठ्यक्रम का डिज़ाइन बनाएंगे, सिलेबस का नहीं। सिलेबस नेक्स्टली होगा, बट पहले करिकुलम बनाओगे। सो करिकुलम डिज़ाइन इज द पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ ए करिकुलम। एक करिकुलम का स्ट्रक्चर और पैटर्न को बोलते हैं करिकुलम डिज़ाइन। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट, मतलब कौन से पॉइंट को किस में रखना है, वो अरेंजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ का, कंपोनेंट्स का, करिकुलम के जो भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसका अरेंजमेंट को हम बोलते हैं करिकुलम डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द नेचर, कैपेसिटीज एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो, जब भी हम करिकुलम बनाए ना, तो 2-3 चीज़ों को माइंड में रखना। पहला चीज़ होता है कि करिकुलम बनाने का महत्व क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको हम एनालिसिस करने से पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे एक पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिसी किसके लिए है, सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इसके रिलेटेड होना चाहिए। तो वैसे ही होता है आपका पाठ्यक्रम, सोसाइटी के ओरिएंटेड होता है, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द नेचर, मतलब कौन सा प्रॉब्लम मौजूद है आपकी सोसाइटी में, उसका प्रकृति क्या है, क्या वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो कास्टिज्म प्रॉब्लम्स हैं या क्लासिज्म प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें करिकुलम को बनाना पड़ेगा। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा उस समस्या का समाधान ले सके, एक्सपीरियंस गेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, द सक्सेस ऑफ ए करिकुलम डिज़ाइन process depends mostly on the intensive teacher involvement and active teacher participation। देखो, the success of curriculum design, करिकुलम का जो एक ढांचा है, एक फ्रेम है, जो प्रोसेस है डिज़ाइन बनाने का, वो जेन्युइनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिव टीचर इन्वॉल्वमेंट। जैसे जैसे टीचर इन्वॉल्व हुए हैं और वो जो बच्चों का प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अगर टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए हैं तो ऑब्वियस है आपका करिकुलम का डिज़ाइन बहुत ही बेटर वे से प्रेजेंट होगा। करिकुलम एक टीचर नहीं बनाता, बहुत सारी टीचर के पार्टिसिपेशन से करिकुलम बनता है, ठीक है। तो करिकुलम का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, टीचर्स का इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट, इंटेंसिव मतलब डेप्थ में इन्वॉल्वमेंट, पूरा वो उसी में ही समर्पित हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करिकुलम डिज़ाइन पे क्या क्या होने चाहिए, नॉर्मली 5 स्टेप होने चाहिए, ठीक है। इस 5 स्टेप्स को हम ना 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, 4 फेजेस एंड 12 स्टेप्स, 12 स्टेप्स आएंगे। यहाँ पे लिख दिया ना 5 स्टेप, बट ये 5 स्टेप का नहीं होता है, इसके अंदर भी सारे स्टेप्स तोड़ मोड़ के ये 12 स्टेप्स बनते हैं, 12 स्टेप्स बनते हैं। तो ये 4 फेज के अंदर 12 स्टेप्स मेंशन होगा, जो मैं आपको फ्लो चार्ट में या फिर माइंड मैप बना के एक एक पेज वाला पॉइंट्स पे दिखा दूंगी लास्ट में। पहला देखो क्या स्टेप्स में आ सकता है, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम क्या सिलेक्ट करें, कोई भी किताब बना रहे हो, कोई भी ड्रेस बना रहे हो, कोई भी स्टॉल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है और क्या उसका मतलब लक्ष्य है, गोल क्या है, क्यों बना रहे हैं हम ये करिकुलम, पाठ्यक्रम क्यों बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का सिलेक्शन करना,
सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, मतलब किस टाइप का कंसेप्ट को उसमें डाला जाए, कौन सी किताबें रखी जाए, कौन सा ट्रेनिंग प्रोसेस रखा जाए, कौन सा इवैल्यूएटिव प्रोग्राम्स रखे जाए, वो कंटेंट को सिलेक्ट करना। यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कौन सा टेक्स्ट बुक आएगा, यहाँ पे कंटेंट बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बड़े आकार में यूज़ होता है, और उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, डिफरेंट चीज़ों को जोड़ना, डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज को जोड़ना, दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जैसे बच्चों के अंदर वैल्यूज़ का डेवलप्ड हो, बच्चों के अंदर साइकोलॉजी का डेवलप्ड हो, बच्चों के अंदर इमोशंस का डेवलप्ड हो, मोरल थिंकिंग का डेवलप्ड हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए अगर आपको ज्ञान से एक्सपीरियंस ही लेना है, अवधारणा लेना है, तो हमें क्या चाहिए? TLM चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक बच्चा करिकुलम से बहुत कुछ सीख रहा है, ठीक है, एक बच्चा करिकुलम से बहुत कुछ सीख रहा है, बट वो करिकुलम से जो इतना कुछ स्टडी कर रहा है, स्टडी करके वो कहाँ यूज़ करेगा? अपनी लाइफ में यूज़ करेगा। तो करिकुलम से जो वो सीखा उसके लिए वो एक्सपीरियंस है, पहले सीख चुका है, और उसी को यूज़ करेगा अपने लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करेगा। नेक्स्ट, नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विद कंटेंट। अभी जो एक्सपीरियंस है उसको कंटेंट के साथ जोड़ो, लाइफ के कंटेंट के साथ जोड़ दो। लास्ट है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। मैंने बोला ना, कोई भी काम करो लास्ट में फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। इफ फीडबैक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, इफ फीडबैक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे हम मूल्यांकन करें, किस वे से होगा, कौन सा प्रॉब्लम रह गया, क्या इश्यूज है और क्या मॉडिफाई करना है, नहीं पता चलता है। तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने तो बोल दिया कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, जिसका चार्ट आपको मैं दूंगी, बोलियो, ठीक है। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लो, आगे चलते हैं। जब आप उद्देश्य एवं लक्ष्य बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या हेल्प करता है और कौन से ऐसे नीड्स हैं जो हेल्प करेंगे, जैसे कि नेशनल नीड्स, मतलब आपका नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य, इंटरनेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल नीड्स। हर एक पर्सन का, व्यक्ति विशेष उसकी जो ज़रूरतें हैं, व्यक्ति विशेष उनके जो ज़रूरतें होते हैं, ये 3 चीज़ है जिसके लिए पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेजेस में करिकुलम के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसका परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। आप बोलोगे प्राइमरी लेवल में बच्चों को जो ज़रूरतें हैं सेकेंडरी लेवल पे वो नहीं है, अपर प्राइमरी में जो ज़रूरत है हायर सेकेंडरी में वो ज़रूरत नहीं है, तो सबका नीड अलग अलग है। देन नेक्स्ट, नेशनल गोल्स आर फ्रेम्ड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल गोल्स क्यों रहेंगे? यहाँ पे 3 वर्ड से 3 चीज़ों के बारे में बताइए। नेशनल गोल्स, नेशन का डेवलपमेंट हो, आपके राष्ट्र का विकास हो। इंस्टीट्यूशनल गोल्स, आपके इंस्टीट्यूशनल गोल्स बोले गए हैं, मतलब आपके अंतर्राष्ट्रीय गोल्स तो हैं ही, आपके उसके गोल्स चलेंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना वो तो है। इंस्टीट्यूशनल मतलब हो गया आपके कम्युनिटी को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेजेस, मतलब कॉलेजेस के साथ साथ आपके कोचिंग सेंटर्स, डिफरेंट टेम्पल्स, ये सब भी, बिकॉज जहाँ से भी नॉलेज मिलता है उसको इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। और वो उसको ऐसा फ्रेम करो उसके लक्ष्य को जैसे हम सब मॉडिफाई हो जाए। लास्ट है इंडिविजुअल नीड्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। और आपका जो ज़रूरतें हैं वो किस पे निर्भर करती? इंटरेस्ट एंड डिज़ायर के ऊपर, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सोच है उसके ऊपर। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इट इज़ नॉट वेरी इजी। कोई भी सब्जेक्ट मैटर को चूज़ कर देना ये ईजी नहीं होता है, सारे बच्चों के हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं बहुत सारे बच्चे बहुत ही वीक हैं तो उनके लिए ये टॉपिक्स रख लेते हैं, हाँ उनके लिए ये टॉपिक रख रहे हो, बट कुछ हाईएस्ट लेवल के भी टॉपिक्स रखने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे गिफ्टेड बच्चे भी होंगे। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके प्लानिंग एंड कोऑपरेशन विद इन एंड बिटवीन स्कूल्स, मतलब एक स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल्स मिलके प्लानिंग बनाते हैं, लेवल्स बनाते हैं और उसी लेवल पे करिकुलम को प्लान करते हैं। अभी जब कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हो ना तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। क्या हम इतना तक क्लियर है? यहाँ तक बहुत बच्चों को ये इजी लग रहा होगा, बहुत बच्चों को हार्ड लगता होगा। हार्ड नहीं होता है, चीज़ें समझ जाओ और अपने वर्ड्स में लिख डालो। हिंदी बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना, मैं मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स का यूज़ करने को चाहती हूँ, ठीक है, ताकि हिंदी बच्चे भी कैप्चर करके वो भी मॉडिफाई करके लिख सके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो कहीं पे अगर आपको लगे कि मैम हिंदी नोट्स अलग बन गए, ये बन गए, वो बन गए, मैं मैक्सिमम सारे मैच करके देती हूँ,
बट अगर अलग लग रहा है तो वहाँ पे खुद से सुन लेना वीडियो को एंड मॉडिफाई करके खुद से ही लिख लेना। जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वही हिंदी लैंग्वेज चाहिए। बस याद रखो कि ज़्यादा इजी नहीं कर देना, ज़्यादा हार्ड मत कर देना, मीडियम में सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, ओके चलो। प्रिंसिपल फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जब आप कंटेंट सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं मटेरियल सिलेक्ट करी हूँ, कंटेंट की जगह पे आप मटेरियल भी लिख सकते हो। सो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करनी है? प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करे? सोशल यूटिलिटी, हम सब्जेक्ट मैटर ऐसा यूज़ करेंगे या फिर लेना चाहते हैं जो कि आज के मैटर्स के साथ चले, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। और आज का जो सोसाइटी है उसे कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो चुका है इन एवरी फील्ड। इवन इफ हमारे जो मदर हैं या फादर हैं वो भी आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सो सोच लो कि पूरा दुनिया ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है, तो सोशल यूटिलिटी हो, मतलब सोसाइटी और समाज उसको व्यवहार कर सके, ऐसा करिकुलम हमें बनाना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर चूज़ करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो समाज में हो तो जैसे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे? जैसे कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट आ जाए सोसाइटी के लिए या समाज के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना आ जाए, तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। मतलब हम यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर डेमोक्रेटिक, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें वोट देने का अधिकार है, हम खुद से हमारे जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे एमएलए एमपीज़ को चूज़ कर सकते हैं, हमारे जो मेंबर हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए सोचेंगे और काम करेंगे। तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स को हमने इंक्लूड किया? पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अगर किसी ने बोला कॉमन कल्चर, अगर कल्चर को इक्वालिटी देना है और कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हुए सब्जेक्ट मैटर को डालना है, तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको समझाता है कि सोशल यूनिटी कैसे लाना है, आपको बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बहुत सारे ऐसे आपके कॉमन हेरिटेज साइट्स हैं जिससे टूरिज़्म बढ़ता है, लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ घूमने जाते हैं, उससे ज्ञान भी मिलेगा, कल्चर भी आपका वैसे प्रिजर्व होगा, प्रोटेक्ट होगा, आगे जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कभी कभी सब्जेक्ट मैटर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी देना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाहर का सुंदरता ही सबसे सुंदर होता है, दैट मीन्स गोरे हो तो सुंदर हो बहुत, काले हो तो सुंदर नहीं हो बिल्कुल। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। एक्चुअली आपको एस्थेटिक पॉइंट पे देखना चाहिए। ब्यूटी इन मैथ्स, ब्यूटी इन केमिस्ट्री, ब्यूटी इन लव, ब्यूटी इन हिटनेस ऑल्सो। अगर कोई भी चीज़ देखते हो उसमें भी ब्यूटी छुपा रहता है, कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, दैट इज़ द एस्थेटिक पॉइंट। तो सब्जेक्ट स्पेशली जहाँ पे एस्थेटिक पॉइंट्स भी प्रेजेंट है उसको सीखना। और एक है आपका स्पोर्टिंग, मतलब कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है वो चीज़ आना चाहिए, तो वैसे सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ पे डाले जाएंगे जिससे हमारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, बच्चे सीखने को इंटरेस्टेड होंगे, बच्चे क्वालिटी लाइफ उनका इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी देखो और कौन से प्रिंसिपल है? कॉग्निटिव कंसर्न, मतलब ज्ञान के संबंधित, आपका ज्ञान जहाँ पे वृद्धि हो उसके संबंधित ज्ञान, नॉलेज। सो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है? फिलोसॉफी एंड आर्कियोलॉजी। फिलोसॉफी एंड आर्कियोलॉजी, पता है फिलोसॉफी दैट इज द स्टडी अबाउट नॉलेज रिसोर्सेज एंड नॉलेज मटेरियल, ज्ञान से संबंधित है ये। और लव ऑफ नॉलेज बोला जाता है, लव ऑफ विजडम, जहाँ से आप नॉलेज कैरी करते हो, तो ऐसा सब्जेक्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी को आगे चलाने के लिए एजुकेशन चाहिए, एंड फिलोसॉफी एक बहुत बड़ा टर्म है। आप जो अभी पढ़ रहे हो, आपके सराउंडिंग में जो चल रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो, खड़े हो, जहाँ पे आप जिंदा हो, सब कुछ फिलोसॉफी के अंदर ही है। मतलब सोच लो ये पूरा जितना बड़ा आपका आसमान है, जितना बड़ा आपका ज़मीन है, पूरा पृथ्वी है, उसके ऊपर भी यूनिवर्स है, जो भी चीज़ें हैं, मिल्की वेज है, जो भी हैं, वो सारे फिलोसॉफीज़ में आते हैं। ठीक है, बट एक छोटा सा पार्ट है कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन उसका छोटा छोटा सा पार्ट है जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं पढ़ते हुए। ठीक है, आर्कियोलॉजी, दैट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट पुराने चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट आपके खंडर हो गए और डिफरेंट गुफा हो गए, उसके ऊपर कर्विंग्स के ऊपर, या फिर मोहनजोदारो
और आपके जो हड़प्पा और जितने भी पहले के टाइम का पीरियड्स रहा है उसके बारे में स्टडी करना, उसको लिंक अप करके आगे नॉलेज लेना, ये होता है हमारा कॉग्निटिव कंसर्न के अकॉर्डिंग। देन आता है पेरेंटल सोशल प्रेशर। कभी कभी हम पढ़ाई अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। आज का जो टाइम पीरियड है ना, पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, ये मत पढ़ो वो पढ़ो, वो मत पढ़ो वो पढ़ो। बट बच्चों को प्रेशराइज करने से बेटर है बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ों को पढ़ाया जाए। सो देयरफॉर सब्जेक्ट्स who reflects the parental wishes should also find a place in the curriculum। इसलिए ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स आ गए हैं जो कि पेरेंटल विश के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब पेरेंट्स जो चाहते हैं उस पॉइंट को दिखाते हुए भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं करिकुलम के विधि। मेंटल पावर, अभी मत समझना कि कॉग्निटिव बोला गया था, अरे कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान लेना, और मेंटल पावर उसी के अंदर आता है। कॉग्निटिव ब्रॉडर है, मेंटल पावर छोटा होता है। एंड मेंटल पावर में आपके मेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मेंटल एनालिसिस और एनालिटिक, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए आप जीके पढ़ते हो। तो दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड विद इन द करिकुलम। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बोला ये करिकुलम में इंक्लूडेड है। अब जब सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है, जब भी आप सिलेक्ट करते हो लर्निंग एक्सपीरियंस को, मैंने क्या बोला था, जब भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप सिलेक्ट करो तो उसके लिए आपको TLM चाहिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप आगे जाओगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स भी चाहिए। नॉलेज, 3 डोमेन्स बोला गया है, और स्पेशली कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में देखो क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसको शॉर्टकट याद रखो के, ठीक है, केस, केस, ठीक है। क्या बोलोगे, कमल ने केस कर दिया, कमल ने करिकुलम के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। के फॉर नॉलेज, सी फॉर कंप्रीहेंशन, ए फॉर एप्लीकेशन, अनदर ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। अब बोलोगे मैम आगे का ऊपर का नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे डिसाइड करोगे, ये 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। एक होता है बच्चों का एंट्री बिहेवियर और दूसरा होता है बच्चों का एग्जिट बिहेवियर। एग्जिट बिहेवियर, बच्चे क्लासरूम में किस वे से आ रहे हैं, बच्चे क्लासरूम से किस वे से जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि तुम क्लास में आओगे तो तुमको गुड जेस्चर के साथ आना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आना चाहिए, तो उससे हमें भी पढ़ाने को अच्छा लगेगा। बच्चों का नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो जानना है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। बस हेडिंग्स लिखना, ठीक है, और नहीं चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स, ये होता है जैसे कि एक्सप्रेस करो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाई होते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, जैसे कि मैथ्स, साइंस प्रैक्टिकल होता है, तो मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर आज के टाइम पे ये सब एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स को कैरी करता है। एक्सप्रेसिव इन द सेंस जहाँ पे आप एलैबोरेट करके बताते हो, या फिर आप पढ़ाने के बाद बच्चे आपको उसका रिप्लाई देंगे और रिफ्लेक्टिव वे से बताएंगे कि हाँ मैम ये हमें समझ आया, ये मैथ्स का आंसर ये होगा। तो दैट इज जहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है उसको एक्सप्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि और भी है, पेंटिंग हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गए, डांस हो गया, ये सब भी एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट आप बस यहाँ पे हेडिंग्स देखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोला गया। जब भी आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोला जाए तो वहाँ पे 3 डोमेन्स आते हैं, और ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के विदिन आता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक आपका फर्स्ट ईयर बच्चों का लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी उसके साथ है रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, केस, फिर से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये भी पढ़ना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम, ये भी पढ़ना है, मतलब आपके सीटेट ओस्टेट से पहले। नॉलेज क्या होता है, जहाँ पे आप चीज़ों के बारे में नॉलेज जानते हो। देखो, अच्छा मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, मुझे आंसर देना, उसी के साथ समझा दूंगी। इसलिए जल्दी से क्विकली हमने क्या किया कि हम पहले जानेंगे एक चीज़ का टर्म, उसका क्या है, टर्मिनोलॉजी, मतलब उसका नाम क्या है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के बाद हमें जानना क्या है
आउटलाइन, किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, आउटलाइन कैसे करते हैं। आउटलाइन में बहुत सारी चीज़ है, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड, बहुत कुछ है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स जानना, और लास्ट में कंटेंट को पढ़ना, और उसका भी लास्ट क्या है, कंक्लूजन है। तो ये आपका नॉलेज के कैटेगरी में आता है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है डिटेल्ड, आप बोल सकते हो किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना। तो ना ऐसा देखना, अब जब ओस्टेट सीटेट में एग्जाम देने जाओगे, उसका जो पैराग्राफ आएगा ना इंग्लिश में, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा गिवन कंप्रीहेंड पैसेज, ओके गिव आंसर ऑफ लिस्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्रीहेंड पैसेज। ठीक है, give answer of the following questions or listed questions of a particular comprehend passage। comprehend का मतलब होता है ट्रांसलेट वे से, जो डिटेल्ड वे से लिखा जाता है उसको comprehend, और comprehension बोला जाता है ट्रांसलेट। जिस चीज़ों का डिटेल्ड चीज़ हम पढ़ते हैं उसको comprehend बोला जाता है। उसके बाद अप्लाई मतलब जितना नॉलेज ऊपर से ले लिया उसको हम यूज़ करेंगे अप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से हमने उसको तो पुट कर दिया कोई एक फील्ड में, उसका रिजल्ट कुछ आएगा, आउटकम आएगा। अगर आउटकम आ रहा है उसको क्या करना है, एनालिसिस, उसको हमें चेक करना है एनालिसिस करके। लास्ट में जो आया, क्योंकि मैंने एक बार उसको अप्लाई करके देखा था कि रिजल्ट क्या आ रहा है, अब उसको हम नया कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो समझ गए हो, इवैल्यूएशन क्या है बता दो जल्दी से, इवैल्यूएशन के सिमिलर टर्म्स बोल दो। काम खत्म हो गया है, ब्रेन में हमारा के केस कर रहा था, क्या हो रहा था, के केस चल रहा था, ओके। बट इफेक्टिव में क्या होता है, इफेक्टिव के भी 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट हम नहीं पढ़ेंगे। हम बस जानना है इफेक्टिव के कौन से वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज। सोचो अपने लाइफ में ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यस। इंटरेस्ट, पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो तो पढ़ाई नहीं होगा। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको रखने को बोला गया है, डाउन टू अर्थ रहोगे, अपने पैर जमीन पे रहने चाहिए, अपनी सोच आसमान छूनी चाहिए, ठीक है, अपने पैर जमीन पे रहने चाहिए और अपनी सोच आसमान छूनी चाहिए। सो इतना हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो बच्चों में हमें डालना है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स में डालना है। वैल्यूज क्या है, जितने भी वैल्यूज होंगे उसको एट ए टाइम अगर आपको बोलना है तो आप बोलना हॉलिस्टिक वैल्यूज, हॉलिस्टिक वैल्यूज। हॉलिस्टिक वैल्यूज का मतलब कंप्लीट वैल्यूज, कंप्लीट वैल्यूज का एक पैकेज को हम हॉलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग, स्पेशली गैगने का थ्योरी लिया गया है। तो गैगने का थ्योरी किस पे बेस्ड है पता है, कि टीचर्स के एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, मतलब स्टूडेंट्स भी प्रमोट होंगे, टीचर्स भी प्रमोट होंगे। टीचर्स अगर अच्छा काम अच्छे तरीके से क्लास में प्रेजेंट ना करे तो बच्चे नहीं समझेंगे। सो अगर स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है तो अच्छे टीचर्स बाउंड है। सो आज के टाइम पे जो भी पर्सन को पढ़ा रहे हो तो खुद को हमेशा मॉडिफाई करना चाहिए। इफ़ यू आर ए बैक बेंचर एंड यू हैवंट एनी type of knowledge or much knowledge in your subject core, so that means you are a very weak person, you are weak in your profession. So try to understand how to present yourself before the students, or how to explain tidbit with a very easy way। देखो पढ़ाई को, क्या सारे टीचर्स जितने भी पढ़ाते थे हमें स्कूल टाइम में सारे अच्छे लगते थे? टीचर्स कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, उनके टॉपिक के ओरिएंटेड, एंड टीचर्स के एक्टिविटीज रिलेवेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स उससे प्रोमोट हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ये एक लाइन में बताती हूँ, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वर्ड से भी समझ के लिख सकते हो खुद से। एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर एक टीचर मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकता है। टीचर हैव द कैपेसिटी टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट। आप मत सोचो कि एक घर होने से ही पढ़ाई होगा, आप चाहो तो एक छत के नीचे भी पढ़ सकते हो, जो थेस्ट रूफ निकले रहते हैं ना, घर के ऐसे रूफ निकले होते हैं, घर के ऐसे रूफ निकले हुए होते हैं और यहाँ पे बारंदा बनता है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, पेड़ों के नीचे भी पढ़ सकते हो। बट टीचर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, टीचर उस स्टाइल से पढ़ाएगा कि बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट का इंटरेस्ट वहाँ पे ड्रॉ आउट होगा, बस। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ लर्निंग। अभी स्टेजेस ऑफ लर्निंग बहुत सारे हैं, 5 स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, लर्निंग 5 स्टेजेस में होता है।
तो मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको हेल्प करती हूँ। याद रखना ये स्टेजेस आपके मेंटल स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आपके दिमाग के साथ जुड़े हैं, राइट। हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, अगर हमारा माइंड क्लियर ना हो तो हम उसको ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जितना मैं अच्छे से पढ़ा दूँ आप भूल जाओगे। अगर उसी पॉइंट्स को आप अपने अच्छे माइंड से पढ़ते हो ना, तो वो रिमेंबर हो जाता है लॉन्ग पीरियड तक। एक बार अच्छे से सुन लिया, उसको रीड कर लिया, आंखें बंद कर दी, रिवाइज कर लिया, खत्म, आंसर खत्म। सो बच्चों को जब लर्निंग दे रहे हो तो उनका फिजिकल एंड मेंटल स्टेज उस लर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी बच्चों का डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, ये तो पहले ही बोल दिया गया है। देखो, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करें, जैसे कि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करें, एंड यू नो दैट कि दोनों फैमिलीज में बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत अलग अलग टाइप के अच्छाई भी है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। सो मे भी हो सकता है बच्चा अगर एवरीडे पेरेंट्स से गाली सुन रहा है, झगड़े सुन रहा है, आंखों के सामने देख रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चे का कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट डिपेंड करता है उसके फैमिली बैकग्राउंड से, कौन से बैकग्राउंड से वो आया है। क्या वो स्लम एरिया से आया है, क्या वो नॉर्मल फैमिली से आया है, क्या वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज झगड़ा करते हैं, या फिर मनी मैटर्स को लेके घमंड होता है, या ईगो रहता है, तो वैसे बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ है, ठीक है। अगर बच्चों को अटेंशन देना है तो बच्चों को जिस एज पीरियड में पढ़ना चाहिए उसी एज पीरियड में डालें। बच्चों को इन्वॉल्व ना कर दे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जस्ट लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द सेंस लेबर के काम में लगा दिया, कंपनीज में वर्क करना लगा दिया कम पैसे में, उसको जूठे बर्तन धोने में लगा दिया, तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा घर का, इनकम करने जाएगा तो पढ़ेगा कब। सो ये होते बच्चे के इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विद कंटेंट। अभी क्या बोला था, हमें अगर वेल बैलेंस्ड करिकुलम चाहिए, जो एक्सपीरियंस बच्चे ने सीखा था उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली ज्वाइन कर दो पढ़ाई के साथ, ठीक है। देखो, लर्न किया हमने एक्सपीरियंस एंड उसको हमने यूज़ किया फ्यूचर में। अब बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आया होगा उसका भी एक्सपीरियंस होगा, इसको हम प्रीवियस एक्सपीरियंस बोल देते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस इस लर्निंग के इंटरेस्ट में हैम्पर करेगा, और डायरेक्टली अगर लर्निंग अच्छा हो गया तो ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा और न्यू एक्सपीरियंस बनने शुरू करेंगे। सो एज द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एम्स। देखो, लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से मिलेंगे, कंटेंट कैसा रहेगा, ये सारा आपका एजुकेशनल एम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एम्स मतलब आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं तो लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा होगा। इफ़ अगर आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं तो वो भी छोटा होगा और इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। देयरफॉर द ओर्थ ऑफ ए करिकुलम लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंटेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो कि आपके करिकुलम का वैल्यू मिले, वर्दी हो जाए वो, तो उसके जो उद्देश्य है ना वो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ मर्ज होना चाहिए और मैच करना चाहिए, ठीक है। इवैल्यूएशन, यू नो दैट ऑलरेडी कि इवैल्यूएशन कैसे होता है, इसको भी हमने बहुत सारे कैटेगरीज में रख दिया है। एंड इवैल्यूएशन को आपने अभी नाम दे दिया कि जजमेंट, असेसमेंट, रिजल्ट, आउटकम्स, प्रोडक्शंस, आपने बहुत सारे टर्म्स दे दिए। तो उसके भी 5 कैटेगरीज हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल असेसमेंट, करिकुलम को वर्दी है कि नहीं जज करने के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। तो पहला असेसमेंट है टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होगा। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टम में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, एक के बाद एक चीज़ें स्किप नहीं करनी है, एक के बाद एक चीज़ें याद रखो। जब पढ़ा रहे हो तो कोई चीज़ को स्किप मत करो। एंडिंग पॉइंट में क्या प्रिपेयर होना है क्या नहीं होना है वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, बट जब हम सीख रहे हैं, हमारा लर्निंग प्रोग्रेस चल रहा है प्रोग्रेसिव वे में, वहाँ पे कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए, ना ही स्किप करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो चीज़ का जब नॉलेज इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ द पीपल प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस को हम चेक करेंगे। कौन आपका प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखेगा, टीचर रखेगा। सेल्फ असेसमेंट रिकॉर्ड्स केप्ट बाय पीपल, बच्चे खुद को असेस करेंगे, खुद को आकलन करेंगे यहाँ पे उनके एक्टिविटी के बेसिस पे। पर्सनालिटी असेसमेंट,
व्यक्तित्व का आकलन भी होगा, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा, और ये भी टीचर्स और अदर लोग कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बड़े आकार से देखो, वो भी लंबे में, कि कौन सा वर्क हो चुका है, कौन सा रिसर्च हो चुका है, वो सब ये डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्टकट भी दिया है, डोंट वरी। क्या हम उतना क्लियर हैं? बुक में ना मैंने हिंदी बच्चों को 18 प्रिंसिपल दिए हैं, 18 दिए हैं, सिद्धांत 18 दिए हैं, बट किताब में ओनली 17-18 ही दिया गया है। मैंने पूरे क्वेश्चंस को देखते हुए, जो भी आपके सीटेड, ओस्टेड, ओटेड, केवी, एनवी में आ रहा है, उसके बेसिस में 30 प्रिंसिपल को यहाँ पे चूज करके रख दिया है। 30 प्रिंसिपल, ठीक है। 30 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पहला देखते हैं, प्रिंसिपल्स कैसा होना चाहिए। पहला चीज़ है चाइल्ड सेंटर्डनेस। ये तो आप समझ रहे होंगे, चाइल्ड सेंटर्ड है मतलब बाल केंद्रित, तो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट, लर्नर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, तो ये तो आप ये भी जानते हो, समाज संबंधित होने चाहिए। याद रखना, कम्युनिटी में एक सोसाइटी नहीं होता है, बहुत सारी सोसाइटी जब मिल जाते हैं तब वो कम्युनिटी बनता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, मतलब आपके काम से संबंधित होगा। बच्चे कौन सा काम करके सीखेंगे, लाइफ एक्सपीरियंस लेंगे, लाइफ स्किल सीखेंगे, उसके बेसिस पे। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट सेंटर्डनेस, मतलब पर्यावरण बेसिस पे होगा और उसके ऊपर आधारित रहेगा। उसके लक्ष्य क्या है, उसको कैसा ठीक रहना है, वो हमारे लिए क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करे, सारी चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखो आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि मैंने सिलेबस में एक पॉइंट इधर उधर किया था, चेंज किया था। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वैसा ही दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, प्रिंसिपल ना वेराइटीज ऑफ कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अभी बोलोगे कि आईटी के बच्चे हैं तो उनके लिए करिकुलम अलग, अगर बोलोगे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग बच्चों का करिकुलम अलग, मेडिकल बच्चों का करिकुलम अलग। देखो, करिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस एक एक किताबों पे बनता है, करिकुलम होल टोटल कोर्स को रन करता है, तो वहाँ पे वैरायटी भी आएगी। फिर नेक्स्ट 7 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हमारा करिकुलम एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है? यस। लैंग्वेज से जुड़ा है? यस। बहुत सारे कंटेंट से जुड़ा है? यस। और ये सारे एक साथ मिक्स है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूज करना, व्यवहार करना। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है मतलब व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करें, उसको हमारी लाइफ में कैसे यूज करें। देन आया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए, लर्नर के इंटरेस्ट के बेसिस पे ही करिकुलम बनता है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, दैट इज द बैलेंस, बैलेंस, ऑल टोटल लाइफ आप क्या डिसबैलेंस में रहोगे, नो, हमें बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में। नेक्स्ट 30 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, सेकंड पेज स्टार्ट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ कंप्रीहेंसिवनेस, कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या बोला था, डिटेल्ड ट्रांसलेशन। सोचो कि मैंने ना आपको एक पैराग्राफ पढ़ने को बोला, ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उस पॉइंट्स के विद इन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। जब आप इसको बहुत डिटेल्ड वे से पढ़ रहे हो और उसके अंदर का नॉलेज को ट्रांसलेट करके बता सकते हो, अच्छा ये किताब ये बोल रहा है, डिटेल्ड वे से, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंप्रीहेंसिवनेस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंसिवनेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस मतलब तैयार रहना, मतलब यू आर रेडी टू डू, रेडी टू लर्न, रेडी टू अवेक। कोई चीज़ों को समझना है तो अवेक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ों को अगर करना है तो इंटरेस्ट रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ों में अगर रेडी होकर आगे बढ़ना है तो ऑब्वियस है उस काम को आगे पहले समझना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और उसमें आपको तैयार होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। ओके, घूम गया, ओके कोई बात नहीं, चलो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। सो हमारा जो करिकुलम है वो क्रिएटिविटी पे भी डिपेंडेंट करता है, क्रिएटिव है, पर्सन्स के क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन का कंसेप्ट आपके अब्राहम मैस्लो ने भी दिया हुआ है।
एंड मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मोटिवेशन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल को इंट्रिंसिक बोला जा सकता है क्योंकि ये आपके विद इन प्रेजेंट है, आपके अंदर होता है। एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक। एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर से जो आए, जैसे कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो दिस वन इज द एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक, आप खुद से ही मोटिवेटेड हो रहे हो। इंटरनल और इंट्रिंसिक, तो वो मोटिवेशन भी आपको करिकुलम से मिल सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी, मैंने ऊपर ही बताया था, कंटेंट सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिव वे से चूज किए जाते हैं, सिलेक्टिव वे से पॉइंट्स रखे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, एक के बाद एक जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सारी चीज़ों को एक दिन में पढ़ ले, इट्स इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। सो आपको एक के बाद एक सीक्वेंस में जाना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आगे तक का देखने का नजरिया हो गया, आप आगे तक देख सको, दूरदृष्टि होना, दूरदृष्टि, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, क्या का करिकुलम करना चाहिए? यस, करिकुलम 1 साल के बाद बच्चों को ये रिजल्ट देगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम बोल रहे हैं। सो सोचो 1 साल के बाद का रिजल्ट्स को वो देखते हुए अभी का बनाया गया करिकुलम, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग। बच्चे आगे बढ़ के कुछ करेंगे, अपने लाइफ में आगे जाएंगे, तो वो जाने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, देखो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको मैच्योर थिंग्स भी पता चले। अरे मैच्योरिटी डजेंट मीन कि आप कोई चीज़ें एडल्ट हो गए हो, बड़े हो रहे हो, बड़ी चीज़ें देख रहे हो, ऐसा कुछ नो। मैच्योरिटी इन द सेंस, मैच्योरिटी इन द थॉट, मैच्योरिटी इन द वर्क, और यंग इन वर्क, मतलब काम में आपको जीवन डाल देना, अपना काम जब कर रहे हो उसको महसूस करना है, उसमें मैच्योर होना है, खुश रहना है, उसमें एडल्ट वे से डिसीजन लेना है। ओके, तो ऐसा हमारा करिकुलम होगा जो हमें सिखाएगा। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अभी बताया था एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लाइफ के एक्सपीरियंस पे ये डिपेंड करता है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी देता है, जैसे क्लासरूम के बाहर भी आप लिंकअप कर सको। फिर 20 में आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन। यस, यू डिपेंड ऑन योर ओपिनियन। सो इफ वी मेक आवर करिकुलम, इफ हम अपने करिकुलम को बना रहे तो वी डिपेंड ऑन द मेनी टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स। सोचो एक बैठक बैठा, वहाँ पे 10 टीचर्स प्रेजेंट है, 10 टीचर्स प्रेजेंट हैं, और ये 10 टीचर्स मिलके क्या करेंगे, अपने थॉट्स को देंगे, अपना ओपिनियन देते जा रहे हैं। सो ओपिनियन देते गए देते गए देते गए, और लास्ट में हमारा करिकुलम बना। और इनका सारा ओपिनियन सेम होगा ये कोई गारंटी नहीं है, सब अपने अपने थॉट्स से यूनिक यूनिक क्वालिटीज़ के साथ आएंगे। नेक्स्ट देखो, और एक पेज है 30 बनने में, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि एक पर्सन का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगर पढ़ाई करने के बाद भी आप में कोई चेंजेस ना आया, so that means you are only looking for marks, you only want money in your life and looking for marks, and you don't need any type of knowledge in your life. Knowledge कभी ख़त्म नहीं होता, knowledge is a biggest treasury, treasure box है, संपत्ति है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। सो आपका करिकुलम चाहता है कि आपके पास नॉलेज है, पैसे तो आएंगे उसके लिए वोकेशनल है। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ आते हैं, आपके बोलचाल में, आपके पहनने में, आपके मतलब एजुकेशन लेने में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, हर एक चीज़ में नॉलेज रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, बहुत सारे लोग हैं, डाइवर्सिटी, वेराइटीज़ ऑफ पर्सन्स हैं इस वर्ल्ड में, उनको यूनिटी में लाना है, एकत्रित करना है, तो करिकुलम ही कर पाएगा। तो करिकुलम ऐसा बनाओ कि सारे लोगों को, इतना भास्ट डाइवर्सन्स जो प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है, उनको एक जगह कर सके। प्रिंसिपल ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य के ऊपर ये आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, फिर से आया, आपके लाइफ के लिए ये तैयार करता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, स्किल सिखाता है, आप आगे जाते हो। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट क्या समझाया था, हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट दैट इज हार्मोनी में रहना और बैलेंस में रहना। ओके, तो ऐसा करिकुलम हो जो आपके लाइफ को बैलेंस्ड कर दे। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ओके, लॉ मेकिंग में आप पार्टिसिपेशन ले सकते हो, वोट दे सकते हो, खुद
से मेंबर्स सिलेक्ट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी आपको करिकुलम सिखाता है, ये वैल्यूज़ को भी सिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, देखो लीजर पीरियड इज ए फ्री पीरियड, खाली समय का सदुपयोग कैसा करें उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको हम SUPW बोलते हैं, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क, करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे पता चले कि प्ले मतलब कोई चीज़ को रोल प्ले करना, खेलना एंड काम करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्ले इन द सेंस ओनली खेल नहीं होता है, आप जो अपना लाइफ में रोल प्ले भी कर रहे हो, किसी के माँ हो, किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, ये रोल प्ले भी इंपॉर्टेंट होता है और उसके रिलेटेड ही आपको सोसाइटी में काम करने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन इन द सेंस जॉइंट करना, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जॉइन करे, डिफरेंट फील्ड्स को जॉइन करे, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन। एंड द लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, होलसम बोला गया कंप्लीट, होल बिहेवियरल पैटर्न को ये चेंज करेगा और आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी रिजल्ट्स है वो आपको मिलेंगे। दीज आर द 30 प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है करिकुलम का पोर्शन। बस इसको माइंड मैप में थोड़ा सा देखना है, जो कि है आपके स्टेप्स और थोड़ा सा अप्रोचेस जो एक्स्ट्रा है। और आपको 2 टाइप के डिफरेंट करिकुलम पढ़ाऊंगी, एक है हिडन करिकुलम, एक है ओवर्ट करिकुलम। इस पे भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि शॉर्ट में आता है और किताबों में नहीं है आपके, तो बस समझते हैं। ठीक है, आपके जितने भी अप्रोचेस हैं, अरे बहुत सारे बच्चों को आया होगा मैम अप्रोचेस क्या होता है, अरे टाइप्स ऑफ करिकुलम, उसे ही अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, हमने कुछ कुछ अप्रोच पढ़ा था, एनवायरमेंटल सेंटर्ड पढ़ लिया, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ लिया था ना, बट अभी और कुछ एक्स्ट्रा है जो आ सकता है, इसलिए एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में मैंने दिया हुआ है। पहला पॉइंट आता है लॉजिकल, बस समझो, अगर सुन भी पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लॉजिकल, बेनिफिशियल फॉर मेकिंग साइंस करिकुलम, ये लॉजिक जहाँ पे यूज होता है वैसे सब्जेक्ट्स के लिए लॉजिकल अप्रोच को यूज किया जाता है। समझो कि अगर एक एक टॉपिक एग्जाम में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल अप्रोच, तो आप क्या करोगे, करिकुलम का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन एंड जितने आपको अप्रोचेस के टाइप्स पढ़ाए गए हैं सारे लिख दोगे और उसके बाद लॉजिकल अप्रोच के हेडिंग्स लिख के साइंस में कैसे लॉजिक को यूज किया जाता है एक एग्जाम्पल दे दोगे, हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 पेज का ही है। ठीक है, सो लॉजिकल, लॉजिकल किस लिए यूज है, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक यूज होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में हम कंटेंट को लेते हैं, तर्क से संबंधित होगा और इसको यूज किया जाता है साइंस करिकुलम को बनाने के लिए। और यहाँ पे हम लॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाटास को एविडेंसेस के साथ जोड़ के दिया जाता है। जो भी हम डाटा यूज़ करते हैं, डाटा बोलो इट्स ओके, जो भी यूज़ करते हो उसको अरेंज करते हो सीक्वेंस में, लॉजिक के सीक्वेंस में, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। हो गया साइकोलॉजिकल, लॉजिकल गया ना, अब साइकोलॉजिकल है, मतलब ये भी इट इज सिमिलर दैट ऑफ लॉजिकल, लॉजिक जैसे है वैसा ही है साइकोलॉजिकल भी, बट वेयर वी अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चों के नीड, बच्चों का जो साइकोलॉजी का थिंकिंग है, मतलब उसका जो दिमाग का थिंकिंग है, मतलब इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, जो सोचते हैं कि बच्चे ऐसे हैं वैसे, उन थिंकिंग के अनुसार यहाँ पे बनाए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कंटेंट यहाँ पे अरेंज होगा। आप चाहो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी प्रोसेस को वहाँ पे बता सकते हो, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, अब देखो टॉपिकल, टॉपिकल समझ ही आ रहा है, ट्रॉपिकल नहीं, टॉपिकल, टॉपिक से टॉपिकल। तो यहाँ पे हम करिकुलम किस बेसिस पे बनाएंगे, टॉपिक के ओरिएंटेड, जो बोला गया था सब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज सिमिलर, बच्चों के एज, इंटरेस्ट, नीड के साथ साथ हम बच्चों के रिलेटेड जो भी उनको नीड है उसी रिलेटेड सब्जेक्ट को चूज करेंगे या टॉपिक को चूज करेंगे। टॉपिक विल बी ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चाइल्ड्स माइंड एंड एनवायरमेंट। टॉपिक जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, एक लिंक क्रिएट करता है बच्चों के साथ, चाइल्ड के साथ, एनवायरमेंट का, ठीक है, आपके परिवेश का, पर्यावरण का। सेकंड 3 अप्रोच क्या होता है, नीचे वाला कॉन्सेंट्रिक। पता है कॉन्सेंट्रिक किसको बोलते हैं, 1 एक रिंग, 2 अनदर रिंग, 3 अनदर रिंग, 4 अनदर रिंग, 5 अनदर रिंग, ऐसा चलते गया, रिंग के ऊपर रिंग, इसका सेंटर एक है, एक सेंटर है, बाकी रिंग्स देखो कितने सारे हैं। ठीक है, एक के बाद एक रिंग, एक के बाद एक रिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक,
एक ही एक्सिस के पीछे ये सोच लो एक्सिस, और ये आपका रिंग्स बनते जाएंगे उसके सराउंडिंग में। सो एक ही थॉट को लेके हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। मतलब आपका सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, जैसे कि आपने एक सर्कल ऑफ नॉलेज बनाया है। अच्छा, आपको मैंने बोला था ना कल, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है। मतलब एक चीज़ का नॉलेज के बेसिस पे आप बहुत सारे नॉलेज क्रिएट करते जा रहे हो, ऐसा बनते जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे नॉलेज बनते जा रहे हैं और सारे नेक्स्ट आइडियाज़ आते जा रहे हैं बच्चों को। सो यहाँ पे ना बच्चों को डिफरेंट ग्रेड्स में ये मिलता है। मतलब जैसे क्लास 1 में बच्चा है तो इतना नॉलेज लिया, क्लास 2 में है उस नॉलेज के साथ अनदर लेयर जुड़ गया, क्लास 3 में है और जुड़ गया, क्लास 4 में है और जुड़ा। तो ऐसे करके आपका नॉलेज बढ़ती जाता है। इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल बोल रहे, स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग। सो आपको मैं बता दूं, ये कॉन्सेंट्रिक जैसा ही है। अगर ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा रिंग 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 दिखेगा, तो वही कॉन्सेंट्रिक हुआ। बट इसके क्या होते हैं, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होता है। और इसको आपको अगर चेक करना है, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वे से देखना चाहिए। अगर आप हॉराइजॉन्टल वे से देखोगे तो आपको ये रिंग जैसा दिखेगा, अगर वर्टिकल वे से देखोगे तो आपको ये स्प्रिंग जैसा दिखेगा। तो ऐसा करिकुलम, जो करिकुलम स्प्रिंग और कंसेंट्रिक रिंग जैसा बनता है, और बच्चों का डेवलपमेंट भी ऐसा ही होता है। तो बच्चों को नीड क्या है? कॉन्सेंट्रिक रिंग के साथ साथ स्पाइरल रिंग वाला नॉलेज, जो एक नॉलेज दूसरे नॉलेज से जुड़ा हुआ हो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नॉलेज 1 है बट मैं नॉलेज 2 जब ले रहा हूँ तो नॉलेज 1 पे डिपेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चों का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है या नॉलेज एक्युमुलेशन स्टेज चल रहा है, उस टाइम पे बच्चे एक एक नॉलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड। यू नो दैट बच्चों के जो चीज़ें हैं और एक्सप्लोरेशन करना, आइडियाज़ लेना, उसी के ऊपर ये डिपेंड होता है। ओके, अब देखो ओवर्ड करिकुलम क्या होता है। मतलब आजकल सीटेट में ऐसे भी आते हैं, ठीक है, इसलिए बस डायग्रामेटिक छोटा छोटा पॉइंट बनाया है। बस एक एक पेज के अकॉर्डिंग डायग्रामेटिक छोटा छोटा पॉइंट बनाया है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, कलर चेंज करके बनेंगे। अब चलो आगे, ठीक है, इतने दिन से ग्रीन कलर दिख रहे थे। ओके, ओवर्ड करिकुलम का मतलब क्या है? ओवर करिकुलम नहीं बोल रही मैं, ओवर्ड बोल रही हूँ। ओवर्ड को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक पाठ्य चर्चा। एक्चुअली ये पाठ्य चर्चा बिल्कुल नहीं है, पाठ्यक्रम है। बहुत लोग ना कंफ्यूज होकर इसको पाठ्य चर्चा ही बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाता है, बट ये ना क्रम अनुसार होता है, तो इसे पाठ्यक्रम हम ज़्यादा बोलेंगे। पाठ्य चर्चा इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ओवर्ड, ओवर्ड को अभी 3 वे से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 वे से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले होता है रिटन, लिखित करिकुलम। आपका जो करिकुलम होगा वो लिखित होगा। फॉर्मल, फॉर्मल तो समझ लो जो कि स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जो डिटेल्ड बताए, स्पष्ट रूप से प्रेजेंट हो, एक्सप्लिसिट। 3 तरह का होता है ओवर्ड करिकुलम के अंदर। अब रिटन फॉर्मेट करिकुलम इज कॉल्ड ओवर्ड करिकुलम। जो रिटन फॉर्मेट में रहता है करिकुलम, जो आपके पास पहुंचता है, उसे बोलते हैं ओवर्ड करिकुलम। एग्जाम्पल जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो कि आपके पास अभी भी रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो ये आपका कौन सा करिकुलम में है? ओवर्ड करिकुलम है। ओवर्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज इंटेंडेड करिकुलम। इसको इंटेंडेड करिकुलम भी बोला जाता है क्योंकि उससे मीनिंग ड्रॉ आउट होते हैं। ओवर्ड करिकुलम इज डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट दैट विल बी टॉट इन द स्कूल। जो सब्जेक्ट क्लासरूम में बताए जाएंगे, तो ओवर्ड करिकुलम के अंदर ही सब्जेक्ट्स भी डिपेंड होते हैं कैसे पढ़ाए जाएंगे। रिटन फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन क्या होगा? जैसे एडमिट कार्ड में आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं ना, वो लिखित होते हैं, तो उसको भी हम ओवर्ड करिकुलम में काउंट करेंगे। इट मे रेफर टू ए करिकुलम डॉक्यूमेंट। ये कोई डॉक्यूमेंट को दिखा सकता है, टेक्स्ट को दिखा सकते हैं, या फिर बोल सकते हो जैसे फाइल्स हो गए, या फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल्स हो गए, ये भी हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फिल्म भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, जहाँ पे आपके ये करिकुलम्स होते हैं।
करिकुलम आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, रिटन फॉर्मेट में रहेगा। अगर कहीं पे भी पूछा गया तो 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इंटेंडेड करिकुलम का अदर नेम क्या है और रिटन फॉर्मेट में जो करिकुलम होता है वो कौन सा करिकुलम है। सारी चीज़ों के बारे में रिटन फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम बोलेंगे ओवर्ट करिकुलम। देखो फॉर्मल करिकुलम क्या होता है। फॉर्मल करिकुलम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस, मतलब स्कूलिंग, स्कूल में जो भी फॉर्मल चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसमें मेंशन होगा। इसमें भी रिटन करिकुलम है जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। इट इज़ ओपन, ओवर्ट मतलब ओपन करिकुलम, ओवर्ट ओपन, ओ उसमें आ जाए एक्सप्लिसिट आ जाए या फिर रिटन आ जाए या फिर आपके कोई भी पॉइंट आ जाए, इंटेंडेड आ जाए, तो उसको आप ओवर्ट या ओपन करिकुलम ही बोलेंगे। पब्लिक डायमेंशन के बारे में बात किया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पब्लिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पब्लिक डायमेंशन के ऊपर हम बात करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस बताएंगे, लर्निंग को भी बताएंगे। क्या क्या टेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक, लर्निंग, रीड्स, लेसन प्लान, स्कूल प्लेज, ठीक है। यहाँ पे और क्या चीज़ है, करिकुलर, को करिकुलर एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या समझे, ये आपके टीचिंग को सपोर्ट करता है, ये एक इंटेंडेड लर्निंग है। इसको ओपन करिकुलम भी बोल सकते हो, इसको ओवर्ट भी बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, एंड इसको हम चाहे तो रिटन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल के फॉर्म में, फिल्म के फॉर्म में और डिफरेंट रिटन फॉर्मेट में रह सकता है। इसको हम रीड एंड राइट एंड फॉलो कर सकते हैं। इज इट क्लियर में है, समझ रहे हैं पॉइंट्स को? और भी थोड़ा है, कंप्लीट करोगे आज फिर ही जाओगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दो, आज ख़त्म कर दो पूरा करिकुलम, फिनिश्ड। करिकुलम से जो क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, तो मैं उस लेवल का क्वेश्चंस दूंगी, जैसे कि आपके सीटेड रोटेड में कोई गलती ना हो, ठीक है। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, सो मैं अभी प्रिपेयर करवा रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियोज़ के लिए भी अभी टाइम नहीं बनेगा, तो मेरे पास जितने मटेरियल है मैं आपको सब दे दूँगी, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ना। पॉसिबल होता तो यही सारा क्लास पैड बेच में होते, तो पैड बेच में नहीं दिया कि नहीं बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। फिर देखा जाएगा, इफ़ क्लियर नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, तो हम देखेंगे जून की तरफ क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अभी इसको समझो अगेन, हिडन करिकुलम। हिडन है, हिडन मतलब हाइड मतलब क्या होता है, छुपना, ठीक है ना। ऐसा करिकुलम जो ऊपर से नहीं दिखेगा, कोई बुक नहीं है, कोई रिटन फॉर्मेट में नहीं होगा डॉक्यूमेंट, हिडन होगा। इसका 2-3 नाम बोलूँगी। अच्छा, हमने ओपन करिकुलम का नाम क्या दिया था, एक्सप्लिसिट बोला था ना, एक्सप्लिसिट बोला था ना, ठीक है। हिडन करिकुलम का नाम है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, जो करिकुलम छुपा हुआ है, ठीक है। हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, ओके। सो हिडन करिकुलम ऑल्सो नोन एज हिडन, लैटेंट और इम्प्लिसिट करिकुलम। नाम बता दिया, बहुत सारे नाम आते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना नल करिकुलम बताओ, और दैट इज द नल करिकुलम, जीरो जीरो जीरो, नल करिकुलम जो ऊपर से बिल्कुल ना दिखे बट अंदर बहुत सारा काम कर रहा है, ऐसा करिकुलम भी प्रेजेंट है। सो ऑल्सो नोन एज हिडन, लैटेंट, इम्प्लिसिट करिकुलम। All those things that we fetch in school that are not written down in syllabus document. देखो और भी जितने काम हैं जो कि हम स्कूल में करते हैं बट वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है या सिलेबस में भी प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं हिडन करिकुलम। इसका मतलब क्या है, ये अनरिटन फॉर्मेट में है, अनरिटन, मतलब अलिखित, अलिखित है। इंटेंडेड बोला गया था, ये अनइंटेंडेड है, अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित भी होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अनिश्चित होगा या फिर उसका कोई डेफिनाइट पॉइंट नहीं है, तो वो आपका रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं है, हिडन है। जिसमें लेसन, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीफ, पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट्स लर्न इन क्लासरूम, सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल्स। देखो क्या करिकुलम में एक एक वैल्यूज़ के बारे में डिटेल लिखे, इस वैल्यू से ये डेवलपमेंट होगा, ये वैल्यू से ये डेवलपमेंट होगा, नहीं। क्या स्टूडेंट इस टाइप का मतलब काम करे, वो एंटर करेगा, आपको ग्रीट करेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर पानी पिएगा, पूछेगा, ये नहीं लिखा रहता ना। तो दीज आर नॉट रिटन इन योर करिकुलम और सिलेबस। इफ दीज आर नॉट रिटन दैट मीन्स दीज आर हिडन। ये करिकुलम में मौजूद है बट दिखते नहीं हैं, इसी को बोला जाता है हिडन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैं बस 4 कैरेक्टर दूंगी इसका। लेसन्स आर टॉट इनफॉर्मली, जब हम लोग बच्चों को बताते हैं, अच्छा तुम तो पढ़ाई कर लिया बट पढ़ाई करके तुम बनेगा क्या,
अच्छा तुमको मैं सजेशंस देती हूँ, तुम ये काम करना, तुम्हारा ऐसा डेवलपमेंट रहेगा। मतलब हम उनको लाइफ के लेसन्स दे रहे हैं, हम उनको पढ़ाई के लेसन्स नहीं बता रहे, लाइफ के लेसन्स देंगे। लाइफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे। अनइंटेंशनली अगर बच्चा गलत काम करे वहाँ पे उसको डांटेंगे। दीज आर हिडन करिकुलम एंड दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बच्चा अगर स्पोर्टी नहीं है तो उसको स्पोर्टिश बनाएंगे, थोड़ा सा काम करे, थोड़ा तत्पर हो जाए, आगे चले। इट इंक्लूड्स बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज। बच्चों का बिहेवियर को चेंज करना। आप लोगों ने ही पूछा था ना मैम, अगर एक बच्चा क्लास में बहुत बदमाशी करता है तो हाउ टू कंट्रोल। सो हाउ टू कंट्रोल जो बिहेवियर है, जब हम लोग आप सबको डांटते हैं या गलत होता है तो आप मुझे कुछ बोलते हो, सो दैट ऑल्सो हिडन करिकुलम। वो पढ़ाई का ही एक पार्ट है, हिडन करिकुलम होता है, जिससे आपका बिहेवियर और एटीट्यूड, वैल्यूज चेंज होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या है, क्रिएटेड बाय लर्नर्स। कभी कभी ये चीज़ों को लर्नर्स बनाते हैं, ओपन करिकुलम टीचर्स बनाते हैं। इसको अनस्पोकन इम्प्लीसिट मैसेज अराइजिंग फ्रॉम द स्कूल बोला जाता है, कि जो भी मैसेजेस हम स्कूल से सीखते हैं, बानी बोलते हो ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, अनस्पोकन है। कभी कभी ना बिना बोले ही काम हो जाते हैं। जैसे बिहेवियर से, मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ, ऐसा मैं एक्टिंग दिखा रही हूँ, मेरा जेस्चर दिखा रही हूँ, चेंज हो जाएगा। अगर कभी कभी मैसेजेस कुछ आ रहे, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जाओ जाओ उसको डांटो, वो पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है, ये भी एक हिडन करिकुलम का पार्ट है। सो हिडन करिकुलम को इसलिए हिडन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो छुपा हुआ है, हम उसको पहचान नहीं सकते, और वो अनएग्जामिन्ड होता है। उसको आप अनएग्जामिन्ड बोल दो, मतलब एग्जाम ले भी नहीं सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लर्न एप्रोप्रिएट वेज टू एक्ट एट स्कूल। स्कूल में वो बच्चा सीख रहा है कि किस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए लोगों के साथ, इसको हिडन करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम। इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं देखो, टीचर्स लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स, लर्निंग एक्टिविटीज़, institutions and school roles, curricular topics, classroom conditions, teaching strategies, peer learning, teachers authority, कल्चरल वैल्यूज़, एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल। ये सारा चीज़ कभी भी आपके ओपन करिकुलम में डिटेल नहीं लिखे जाते, सो हिडन करिकुलम में मेंशन होते हैं, और जिससे बच्चा सीखता है, ठीक है। क्या हम क्लियर हैं? जब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स हो तो क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स में बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड अल्टीमेट सोसाइटी एज ए होल। सो ओके, फिर से थोड़ा सा देख लो अच्छे से, क्योंकि आधा जा चुके हैं, तो हम रिमेंबर रिकॉल करते हैं। पहले करेंगे हम प्लानिंग। मैंने क्या बोला, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद कंटेंट मेथड, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। तो हमारे पास है पी प्लानिंग, देन आएगा हमारा ओके कंटेंट एंड मेथड, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट। तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप है। ये 4 ग्रुप में आपके पास पेजेस हो गए 4 एंड 12 हो गए स्टेप्स। रिकॉल करवा दिया। पहला स्टेप में क्या था प्लानिंग के अंदर, आइडेंटिफाई द एम। सो एम के लिए आप करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो करोगे उसके लिए एम चाहिए, तो लर्नर्स क्या नीड करता है उसको देखना है, और प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम कैसे था उसे देखना है। नेक्स्ट में था फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, जहाँ पे आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे, मेंबर सिलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम का सॉल्विंग कैसे करेंगे टॉपिक का, एंड टीम वर्क कैसे करेंगे, और फ्रेम के जो रूल्स हैं उसी फ्रेमवर्क के ऊपर जो रूल मेंशन है उसको यूज़ करके टीम वर्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है कंडक्टिंग नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस, हाउ टू यूज डेटा द रिजल्ट्स विथ KAP। अगर किसी चीज़ को एनालाइज एंड एनालिसिस, असेसमेंट एंड एनालिसिस करना है तो 3 चीज़ चाहिए, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, कंटेंट एंड मैथड्स पे। सो जब कंटेंट मैथड्स पे आ रहे हो, पहला चीज़ है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स में 3 चीज़ करना है, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड एग्जाम्पल्स। ये 3 चीज़ों से आपको रिजल्ट्स मिलेगा, लर्नर्स को भी ओवरव्यू कर सकते हो। सो मैंने डायग्रामेटिक दे दिया, पहले होगा डिफाइन, फिर होगा कंपोनेंट, फिर आप एग्जाम्पल दोगे। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट जब कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड करता है, लीनियर एंड अल्टीमेट सोसाइटी एज ए होल। पहले तो चीज़ों को समझो, सीधे सीधे जाना सोसाइटी में क्या चाहिए, और सोसाइटी का अल्टीमेट रोल क्या है वो भी समझना, दोनों के अंदर का डिफरेंस को देखते हुए आप करोगे। फिर आता है सी पॉइंट पे, डिजाइनिंग एक्सपेरिएंशियल मेथड। हम एक्सपेरिएंशियल मेथड को डिज़ाइन करेंगे, मतलब इसमें क्या चाहिए, डिज़ाइन, एक्टिविटीज़, लर्निंग स्टाइल, वर्कशीट एंड डिस्क्रिप्शन। वर्ड में दिया है बस, डिज़ाइन,
एक्टिविटीज DALS, वर्कशीट WD, ठीक है, WD। आप कैसे याद करोगे कि DALSWD, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। जब हम इसको स्कूल में बना चुके हैं और उसको करिकुलम के मटेरियल को सिलेक्ट करके क्लासरूम में डाल देंगे या स्कूल में डालेंगे तो क्या होगा। पहला तो है प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल, करिकुलम से संबंधित जितने भी मटेरियल चाहिए चूज करो। सजेशन फॉर फाइंडिंग एंड इवेलुएटिंग मटेरियल, पहले जब मटेरियल चूज करो ना तो देखना शुरू करो कि कौन सा मटेरियल है, उसका वैल्यू क्या है, क्या उससे बच्चों का डेवलपमेंट होगा कि नहीं। वो इवेलुएशन क्राइटेरिया भी है कि इन बिटवीन द क्लास करोगे तो फॉर्मेटिव रहेगा, एट द एंड करोगे तो सबमेटिव होगा। सजेशन फॉर प्रोड्यूसिंग करिकुलम मटेरियल, अभी कुछ सजेशन अगर नीड है, बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम के मटेरियल बनाने में, तो सजेशन नीड होगा तो दिया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, टेस्टिंग एंड रिवीजन ऑफ करिकुलम थ्रू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। टेस्टिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है, टेस्ट करना है, उसको रिवीजन भी करना है। किस टाइप का इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव टाइप का इवैल्यूएशन है, ठीक है। अब आता है रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फॉर फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा इस काम के लिए, 3 दिन का प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए भी प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप इजीली करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे स्कूल में। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। सो पहला पॉइंट है डिजाइनिंग इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज, किस वे से आप इवैल्यूएशन करेंगे उसका डिजाइन करना है। 2 टाइप का होता है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, अभी बोला था। फॉर्मेटिव में प्रोडक्टिव असेसमेंट किया जाता है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। सबमेटिव में रिजल्ट आउटकम्स देखा जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, फीडबैक ओरिएंटेड होता है। लास्ट वन, रिपोर्टिंग एंड स्क्रीनिंग रिसोर्सेस। जब आपको पता चल जाए कि आपका करिकुलम बन चुका है तो उसका रिपोर्ट डालना पड़ेगा, मतलब हायर अथॉरिटी को, और स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, कौन से पॉइंट कटेंगे, कौन से पॉइंट रहेंगे। तो दिस इज द फाइनल स्टेप, और यहाँ पे WH क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट, हाउ, वेयर। ये सब कब बना, कौन से रिसोर्सेस हैं, क्या फंडिंग है, कितने पैसे लगेंगे और कैसे सिक्योर करोगे। सो ये आपके पूरे स्टेप्स हैं। तो आपको जो इजी लगता है, अगर ये इजी लगता है तो ये लिखना, अगर वो इजी लगता है जो पहले पढ़ा है आज की क्लास में वो लिखना, जो इजी लगे उतना आप करोगे। ये माइंड मैप के अकॉर्डिंग है, एग्जाम में लिखोगे जब ये 2 पेज का हो जाएगा, ठीक है। इतना है करिकुलम का, करिकुलम आज फिनिश्ड हुआ। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.